गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने शुरुआत में जो चिट्टी के 3 सब्सटेंस है, चिट्टी के या यूनिवर्सल माइंड के 3 तत्वों जिससे पूरा सृष्टि पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है, वो हमने देखा था। और आपको याद होगा वो 3 तत्व कौन से हैं। एक है डिविनिटी, दूसरा है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और तीसरा है डिवाइन विल। और ये तीनों के अंदर से रेज निकलते हैं और वो रेज नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव रेज से कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें ये ब्रह्मांड में बनती हैं और पॉजिटिव रेज से कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें ब्रह्मांड में बनती हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई नेगेटिव रेज से, जैसे कि डिविनिटी से जो नेगेटिव रेज निकलते हैं तो उसके कारण एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एनर्जी ब्रह्मांड में उसका फ्यूज़न और फिजन की प्रोसेस चलती रहती है। इसी तरह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जो नेगेटिव रेज निकलते हैं उससे हमारे यहाँ सब जगह पर डैमेज होता है या फ्रिक्शन होता है, क्राइम होता है, व्यक्तियों के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये सब का कारण जो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जो नेगेटिव रेज निकलते हैं। और जैसा व्यक्ति का जैसा स्ट्रक्चर होगा इसी तरह का वो व्यक्ति ये चीज़ों को लेगा। अगर स्ट्रक्चर और साधना से पॉजिटिव बन गया है तो पॉजिटिव चीज़ें लेगा, और अगर स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव है, तो फिर वो इन नेगेटिव रेस को जल्दी पकड़ लेगा और फिर क्राइम, नेगेटिव थॉट्स वगैरह उनके अंदर ज़्यादा आता रहेगा। अब आज जो है उसके पॉजिटिव जो है, फिर पॉजिटिव रेस से क्या होता है ये तीनों के। तो सपोज डिविनिटी के जो पॉजिटिव रेज होते हैं उसके कारण जो है हमारे अंदर जो एनर्जी ऑफ लाइफ एंड एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, ये 2 एनर्जी जो बनती है और निकलती है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, ये डिविनिटी के पॉजिटिव रेज के कारण होता है। तो लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी के बारे में हमने तो देखा है, पर इसको ये समझना है कि ये सिर्फ यहाँ पृथ्वी के जीवों के लिए है ऐसा नहीं है, पर पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो जीव है, भूलोक में हम सब है या भूलोक में और कोई सूक्ष्म जीव है और स्वलोक में इससे भी सूक्ष्म जीव है, इन सबके अंदर ये लाइफ एनर्जी और अवेयरनेस की एनर्जी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। तो तीनों ब्रह्मलोक के अंदर, ब्रह्मांड के तीनों लोक के अंदर ये एनर्जी उपलब्ध, ये डिविनिटी की पॉजिटिव रेज से होती है। इसी तरह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के जो पॉजिटिव रेज होते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं, तावारी जी ने नाम दिया है द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो ये डिविनिटी कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की उससे निकलता है पॉजिटिव रेज से। और इसके भी 3 ग्रेड हैं, और जो सबसे सूक्ष्म या श्रेष्ठ ग्रेड है जिसको फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, वो स्वलोक के अंदर, स्वलोक के जीव जो है वो एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एनर्जी का उपयोग स्वलोक के अंदर होता है, वो फर्स्ट ग्रेड की है। सेकंड ग्रेड की जो यही एनर्जी है उसको भूलोक के जीव है वो उसका यूज़ करते हैं, और हम भूलोक के जो जीव है वो थर्ड ग्रेड की ये एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एनर्जी का उपयोग करते हैं। और हमने एक बार ये भी पढ़ा था कि ये एनर्जी का उपयोग बहुत ज़रूरी है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि एक और आत्म तत्व है और दूसरी ओर जो बॉडी ब्रेन सिस्टम या देह तंत्र या ऑर्गेनिज्म है, और दोनों के बीच में एक खाई है, एक गल्फ है,
तो उसको उसको पुल करना है, उसको ब्रिज करना है। और ब्रिज करने का काम जो है ये एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की एनर्जी करती है। तो जब तक हमारे अंदर ये एनर्जी डेवलप नहीं होती है तब तक हम आत्मतत्व तक पहुंचते नहीं हैं। तो इसीलिए ये एनर्जी हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए और जो लोग साधक है जिनको आत्म तत्व की ओर जाना है उनके लिए ये एनर्जी बहुत उपयोगी है। और तीसरा जो है डिवाइन विल है, उसकी जो पॉजिटिव रेज निकलते हैं उसके कारण 3 प्रकार की विल डेवलप होती है, जनरेट होती है, और वो भी तीनों लोक के अंदर वो प्रसरती है। तो जो स्पिरिचुअल विल निकलती है ये डिवाइन विल से, वो स्वलोक के अंदर उसका ज़्यादा उपयोग होता है। जो इंटेलेक्चुअल विल निकलती है उसका भूवलोक में ज़्यादा उपयोग होता है। और न्यूट्रल विल जो है वो हमारे भूलोक के अंदर इसका उपयोग होता है। पर ऐसा नहीं है कि भूलोक के अंदर सिर्फ न्यूट्रल विल का ही उपयोग होता है, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल का नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे साधक आगे जाता है साधना में तो फिर वो इंटेलेक्चुअल विल का भी उपयोग कर सकता है और बहुत आगे जाके स्पिरिचुअल विल का भी उपयोग कर सकता है। तो ये तीनों विल जो है वो हमें यहाँ भूलोक के अंदर भी इसको हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उसको डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये द पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो 5th चैप्टर है जो एग्जिस्टेंस का, उसके अंदर ये बातें दी हुई है। तो एग्जिस्टेंस अस्तित्व की रचना के लिए ये 3 सब्सटेंस है, डिविनिटी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और डिवाइन विल, और उसके इस तरह के रेज निकलते हैं, इससे और सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अब फिर से 7th मीटिंग पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने 7th मीटिंग चालू किया था पेज नंबर 90 का, फर्स्ट पेज 7th मीटिंग का, और उसके अंदर हमने खास तो ये देखा था कि जो 2 स्कूल्स है, एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है और दूसरी जो है वो ये न्यू स्कूल है। तो योगा एंड ज़ेन स्कूल, ये ज़ेन योगा नहीं है पर योगा एंड ज़ेन स्कूल्स है, जो उसके अंदर 2 विंग है, एक ऑर्थोडॉक्स विंग है और एक जो है वो न्यू स्कूल है। और दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटा होता है, थोड़ी खींचातानी होती है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स स्कूल वाले कुछ और मानते हैं। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स वाले तो वो ज़्यादा प्रैक्टिसेस के ऊपर भार देते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर भार देते हैं और डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा भार देते हैं। पर जो न्यू स्कूल वाले होते हैं वो सब इसके ऊपर ज़्यादा भार नहीं देते हैं। वो लोग नथिंगनेस, मतलब कुछ मत करो, अपने आप में सब डेवलप हो जाएगा। और एक कंसेप्ट भी इस तरह डेवलप हुआ है और बहुत प्रसिद्ध वाक्य जैनिज्म के अंदर होता है, जो हम बहुत समय से पहले से हम सुनते आए हैं। वो एक उसमें क्या कहते हैं कि सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, व्हेन द स्प्रिंग कम्स ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। मतलब कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि प्रकृति के अंदर भी देखो कि भाई जब स्प्रिंग आती है, वसंत ऋतु आती है, तो जो ग्रास है या फल फूल है वगैरह अपने आप में वो उग जाते हैं। तो ये एक अच्छा सा ये कंसेप्ट बना लिया है। हालांकि इतना वास्तविक नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा होता होगा कि भाई स्प्रिंग आती है और सब खिल जाता है। मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं है। मनुष्य को बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करनी पड़ती है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिटिंग साइलेंटली खाली आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो सब कुछ अंदर बदल जाएगा, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि उसका साइंस अब हम जान चुके हैं कि जो हमें चेंज करना है वो मेमोरी पैटर्न को चेंज करना है। और मेमोरी पैटर्न बैठे बैठे कभी भी चेंज नहीं होती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको घिस देना पड़ता है, उसको बार बार उसको साफ करते रहना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, तब जाके फिर अंदर से एक नई चीज़ बनती है। तो एक प्रकार का जो लोग आइडल लोग हैं या जिसको
जो आलसी लोग हैं, जिनको कुछ करना है नहीं है, खास करके जिनको एक्सरसाइज वगैरह करने में बहुत आलस आती है, ऐसे लोग ऐसे ऐसे सेंटेंस बना देते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अरे भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली घूमो, सूर्योदय को देखो, सूर्यास्त को देखो, बाहर प्रकृति में जाओ, मन को खुला रखो। जैसे कोई मन कोई खिड़की दरवाजा वाली चीज़ हो, इस तरह बोलते हैं कि मन को खुला रखो। अरे कैसे खुला रखेंगे? इसमें इतना सारा भरा हुआ है, इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी सारी मेमोरी पैटर्न्स बनाई है, तो कैसे वो खुल जाएगा अपने आप में? तो ये सब जिनको कुछ करना नहीं है, जिनको फिलोसॉफी करनी है, बातें करनी है, वो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। ताकि जिनको अपने ऊपर काम करना है, उनको स्ट्रिक्टली बहुत सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, नियमित रूप में जो एक्सरसाइजेस वगैरह जो कुछ है वो सब करना पड़ता है। और उसके सामने जैसा हमने देखा थे, ये दो जो है ऑर्थोडॉक्स वाले ज़्यादा रिजिड है, और ये जो है वो न्यू स्कूल वाले एकदम लिबरल है। तो तावड़िया जी ने दोनों के बीच में का रास्ता बनाया कि भाई ऐसा ही नहीं कि बहुत एकदम एक्सरसाइज के अंदर दबे रहो और डिसिप्लिन के अंदर एकदम दबे रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इतने भी छूट मत लो कि फिर मन चालाकी करे और कुछ करने के लिए तैयारी नहीं हो। फिर मन कहेगा मुझे तो कुछ ज़रूरत ही नहीं लगती है, कुछ महसूस ही नहीं लगता होता है, कोई अंदर कोई गड़बड़ है ऐसा मुझे तो लगता ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या है। जब हम लोगों को समझाते हैं कि ये सब एक्सरसाइज वगैरह करो, तो कई सारे लोग जिनको कुछ करना नहीं है वो ऐसे सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं सब ठीक ठाक है, क्या करने की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इनका ऐसे लोगों को फिर छोड़ देना पड़ता है। तो ये दो स्कूल्स है, और इसके से बीच में का रास्ता हमें निकाल के आगे चलना है। न ज़्यादा रिजिड होना है, न ज़्यादा लिबरल होना है, पर जो डिसिप्लिन जितनी ज़रूरी है उसको रेगुलरली फॉलो करना है, एक्सरसाइज फॉलो करना है, रिदमिक ब्रीदिंग फॉलो करना है, और डाइट। अगर ये तीन चीज़ों के ऊपर हम भार देते हैं तो अपने आप में करेक्शन अंदर से होता जाता है। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। देयर इज ए मेथड ऑफ कीपिंग वंस गार्ड। क्या कहते हैं? देयर इज ए मेथड ऑफ कीपिंग वंस गार्ड। तो खुद के जो ऊपर नियंत्रण रखने के लिए या उसका ख्याल रखने के लिए ये जो है ये एक मेथड है, उसको कीपिंग वन गार्ड कहते हैं। दिस इज स्लो एंड ऑर्थोडॉक्स मेथड एंड अदर फास्टर ऑफ द न्यू स्कूल सेज दैट गार्डिंग द माइंड इज गेटिंग इन द वे ऑफ द ओरिजिनल माइंड एंड एडवाइज नॉन इंटरफियरेंस। अब जो ऑर्थोडॉक्स वाले हैं वो तो एक स्लो प्रोसेस में मानने वाले हैं, पर दूसरा जो है न्यू वाले वो फास्ट प्रोसेस के अंदर मानने वाले हैं। तो न्यू स्कूल वाले का कहना ये है कि जो चित्त का नियंत्रण करना है वो मन के मूलभूत जो स्वभाव है उसका जो ओरिजिन उसके अंदर ओरिजिनल माइंड जिसको कहते हैं, मन का मूलभूत स्वभाव है, उसके अंदर वो बाधा डालता है या हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप करने जैसा ये है। इसीलिए इसके अंदर नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि बिन हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है। मतलब मन जिस तरह कर रहा है उसको करने दो, उसके अंदर ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो। मन को ये मत कहो कि ये कर तू ये न कर, ऐसे ही ज़्यादा उसके ऊपर दबाव मत डालो, ऐसा न्यू स्कूल वाले मानते हैं। जबकि ओल्ड स्कूल वाले जो है वो कहते हैं कि भाई एक कीपिंग वन गार्ड मतलब कि खुद का ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये दोनों के अलग अलग मत है। अब तावड़िया जी कहते हैं बोथ आर पार्टली राइट। तो दोनों थोड़े दोनों की बातों में थोड़ी सच्चाई है। द मिसअंडरस्टैंडिंग अराइजेस फ्रॉम मिक्सिंग अप ब्रेन एंड माइंड। अब ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आध्यात्म के अंदर, धर्म के अंदर,
कि लोग ब्रेन और माइंड के बीच में का डिफरेंस जानते नहीं हैं, और इसीलिए जो ब्रेन की बात है वो मन के ऊपर लागू कर देते हैं, और जहाँ ब्रेन शब्द होना चाहिए वहाँ माइंड शब्द का यूज़ करते हैं। तो माइंड तो हमने देखा कि एक वेरी न्यूट्रल चीज है। इसको वो तो एक फ्लो अंदर आता है, चित्ती से जो फ्लो अंदर आता है जिसको हम माइंड कहते हैं या चित्त कहते हैं, जिससे हमारा इंडिविजुअल चित्त बनता है, वो उसको ही माइंड कहते हैं। पर जो पूरी जो प्रोसेस करता है, जो विचार बनते हैं अंदर, जो पूरी प्रोसेस होती है, वो ब्रेन है। तो एक जैसे एक तावरिया जी एग्जांपल देते थे कि भाई एक इलेक्ट्रिक का वायर होता है और एक अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इलेक्ट्रिक का वायर जो है वो हमारा ब्रेन है, और इसमें से जो एनर्जी जो पास होती है वो हमारा माइंड है। तो माइंड ये है, न कि माइंड कोई ऐसी ठोस चीज़ है कि जिसके जो कुछ सोचता है, जो कुछ आना करता है, ये माइंड का काम है ही नहीं। माइंड का काम तो एक अंदर एक एनर्जी का सप्लाई करना है, या माइंड खुद ही एक एनर्जी है, एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। और वो इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तब हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम, हमारा जो देह तंत्र है वो काम करता है, शरीर काम करता है, ब्रेन काम करता है, बाकी की सिस्टम जो है वो सब काम करते हैं। वो काम इसलिए करते हैं कि जो चित्ती से चित्त बन के जो माइंड अंदर आया, उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत क्लियर कट ये हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। द ब्रेन नीड्स सम डिसिप्लिनिंग थ्रू द माइंड नीड्स नथिंग, दो माइंड इज नथिंग। तो ब्रेन नीड्स सम डिसिप्लिनिंग। थोड़ी ब्रेन को डिसिप्लिन की जरूरत होती है, क्योंकि जो गड़बड़ी है, जो भागा भागी है, वो जो सब कुछ है वो ब्रेन के अंदर है। पर माइंड के अंदर तो कुछ नहीं है। माइंड तो एक खाली चीज, एक प्रवाह है। तो माइंड को किसी प्रकार की भी कोई कसरत या किसी चीज की जरूरत नहीं है। द लीप इज देयरफॉर beset with grave danger of the unprepared, for it requires a deep and honest insight into the truth of emptiness or nothingness. अब जो लोग ये दो चीज़ों को जो ये कर देते हैं कि ये जो एक जो लोग जंप की बात करते हैं, मतलब कि अभी मन के ऊपर अभी सब कुछ हो गया है काम, अब फाइनल छलांग लगा दो, जंप लगा दो, लीप लगा दो और मुक्त हो जाओ। तो इस तरह का कंसेप्ट ये जैनिज्म के अंदर ज़्यादा है, और वो लोग इसी तरह का प्रयत्न करते हैं कि भाई एक फाइनल लीप लगा दो और फिर मुक्त हो जाओ। पर तावरिया जी कहते हैं कि ग्रेव डेंजर फॉर द अनप्रिपेयर्ड, जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया है, अनप्रिपेयर्ड है, जिसने अभी तक कुछ साधना ही नहीं किया है, अंदर डेवलप ही नहीं किया है, तो वो अगर ये इस तरह का कोई जंप या लीप या इसकी बात करेगा तो वो तो हड्डी पसरी तोड़ देने जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि जैसे फिजिकली कोई गलत जंप मारता है तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, इसी तरह ये अध्यात्म के अंदर भी कुछ गलत कर देते हैं तो ऐसा डैमेज हो जाता है कि फिर कई जन्मों तक फिर साधना हो नहीं पाती है। इसलिए वो इसमें बहुत संभालना पड़ता है, और इसके लिए एक इंसाइट होनी चाहिए, एक डीप और होनेस्ट ऐसी इंसाइट होनी चाहिए कि जो एम्प्टीनेस क्या है या नथिंगनेस क्या है, उसका जो सत्य है वो जान पाए। क्योंकि जंप मारना है, कहाँ मारना है? एम्प्टीनेस में मारना है, जो कुछ है नहीं वो जगह के ऊपर जंप मारना है। तो वो एम्प्टीनेस क्या है, अगर वो सत्य नहीं जानते हैं और फिर अगर जंप मार दिया तो फिर समझो गया काम से। तो ये बात समझनी जरूरी है। ऑल स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज फाइंड ए वे फ्रॉम बॉन्डेज, सेज द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हम करते हैं वो हमें बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताएगी। वो बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो करेंगे तो वो हम बंधन से धीरे धीरे करके मुक्ति और जाते हैं। जबकि न्यू स्कूल क्या कहते हैं? यद द न्यू स्कूल
would say that this lead to bondage of some sort. तो नया स्कूल वाले उसके सामने कहते हैं कि अरे भाई आप एक्सरसाइज करते ही रहोगे तो वही अपने आप में एक्सरसाइज एक बंधन हो जाएगा। तो ये दूसरा एक सामने आर्ग्यूमेंट है। बोथ स्कूल्स डू नॉट रियलाइज द लिमिटेड यूज ऑफ एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस एंड मेथड, एंड एज वी हैव एक्सप्लेन दैट द यूज ऑफ a thorn to remove another thorn and then both thorn away. तो यहाँ एक आगे उन्होंने बताया था कि जैसे एक कांटा होता है तो एक कांटा का उपयोग हमें अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर कोई कांटा घुस गया है तो एक कांटा लेके उससे अंदर का कांटा को निकाल देना है और बाद में दोनों कांटों को फेंक देना है। इसी तरह ये जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस है, मेथड है, वो उसका एक लिमिटेड यूज है। ऐसा नहीं है कि बस जिंदगी भर ये एक्सरसाइज के ऊपर ही पड़े रहो और आगे का डेवलपमेंट के अंदर कुछ मत करो, क्योंकि एक्सरसाइज के भी दो स्वरूप है, एक स्थूल स्वरूप है और दूसरा सूक्ष्म स्वरूप है। तो ये फिर आगे हमें जाना चाहिए और सूक्ष्म एक्सरसाइज के अंदर किस तरह दाखिल होना है, किस तरह प्रैक्टिस होना है, तो वो हमें फिर आना चाहिए और इस तरह हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जैसे कि हम मूलबंद या गोल नकेट करते हैं तो गोल नकेट के अंदर जो हम पेरिनियम को खींचते हैं तो ये शुरुआत में तो ये हम फिजिकल लेवल के ऊपर, स्थूल लेवल के ऊपर करते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि खाली आप विचार करते हो और उसके द्वारा खाली विचार से ही वो उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है उस एरिया का, पेरिनियम का। तो ये फिर वही एक्सरसाइज वही है पर अभी सूक्ष्म स्तर की हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर एक स्थूल एक्सरसाइज करते रहना है। फिर एक पॉइंट के ऊपर हमारे अंदर एक संवेदना जैसे जैसे खुलेगी तो फिर हम सूक्ष्म एक्सरसाइज वही है, स्वरूप वही है, पर उसकी जो टेक्निक है उसके अंदर थोड़ा चेंज आ जाएगा कि अभी स्थूल के बदले सूक्ष्म रूप में उसको करना चाहिए। तो इस तरह हमें धीरे धीरे करके, तो ये एक्सरसाइज का भी बंधन नहीं होगा। नहीं तो कहते हैं इस तरह हो सकता है कि भाई एक्सरसाइज का भी बंधन हो जाएगा, तो वह बंधन भी नहीं होगा अगर हम इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। द ओल्ड स्कूल सेज दैट इफ वी अबाइड बाय एम्प्टीनेस वी आर एम्प्टीनेस बाउंड, एंड व्हेन वी अबाइड बाय ध्यान द न्यू स्कूल सेज वी आर ध्यान बाउंड, एंड सो हाउ कुड वन बी फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। अब फिर से ये दोनों आमने सामने ये दलीलबाजी करते रहते हैं। ओल्ड स्कूल वाले क्या कहते हैं कि क्योंकि एम्प्टीनेस के ऊपर ये न्यू स्कूल वालों का ज़्यादा भार है, ज़्यादा उसका झुकाव है, तो यहाँ कहते हैं ओल्ड स्कूल वाले कि भाई तुम एम्प्टीनेस करते हो तो एम्प्टीनेस तो आप तुमको खुद को बांध लेगी, वो अपने आप में एम्प्टीनेस एक बाउंड हो जाएगा, आपको एक बंधन हो जाएगा। तो उसके सामने ये न्यू स्कूल वाले कहते हैं तो भाई आप लोग ध्यान कहते हो तो ध्यान भी अपने आप में एक बंधन हो जाएगा, तो फिर फ्री कहाँ से होए हम बंधन से। तो इस तरह ये दोनों स्कूल वाले ये नहीं समझते कि हर चीज़ का एक लिमिटेड उपयोग जरूरी है और उसको जब हम करते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। कुछ न करने से आगे बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है, और बहुत सारा करने से भी आगे बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है। एक मध्यम मार्ग या एक विवेक जिसको कहते हैं, ये साधना के अंदर भी एक विवेक की जरूरत होती है। Even intuitive perception or prajna, which is one's self nature, that is Buddha or Christ nature, the new school considers it a specific exercise and so an act of awareness. अब ये इंट्यूटिव परसेप्शन जो है या जिसको प्रज्ञा कहते हैं, वो एक बहुत ऊंची स्थिति है। अगर हम डायग्राम की भाषा में कहें तो ये 3V की स्थिति है, इतनी ऊंची स्थिति है, और वही बुद्धा और क्राइस्ट का नेचर है, या हमारा अपना सेल्फ नेचर है जो हमारा, जिसको इनहेरेंट डिज़ाइन भी कहा था, तो वो चीज़ ये है। अब न्यू स्किल वाले कहते हैं कि ये तो एक प्रकार की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है और एक्ट ऑफ अवेयरनेस है, एक प्रकार की क्रिया है। हकीकत में एक्ट ऑफ अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस इटसेल्फ है, क्योंकि
ये स्टेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ ब्रेन की कामगिरी बंद हो जाती है। यहाँ सिर्फ माइंड, मतलब कि जो चित्त है, चिट्टी से जो चित्त बना और चित्त जो प्योर फॉर्म के अंदर जब चित्त रहता है तो वो एक प्योर अवेयरनेस बन जाता है, क्योंकि चिट्टी खुद भी एक प्योर अवेयरनेस है। तो यहाँ एक्ट ऑफ अवेयरनेस नहीं होता है और न कहीं ये एक्सरसाइज है, पर एक अवेयरनेस की एक स्थिति है। तो जो न्यू स्कूल वाले कहते हैं वो बात इतनी सही नहीं है। द प्राइमरी थिंग टू अंडरस्टैंड क्लियरली इज दैट थॉट फॉर्म्स एंड ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन एंड न्यूरल प्रोसेस एंड दैट टू ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन नोन एज थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो एक बात समझने की बात, जो मूलभूत बात समझनी ये है कि जो हमारे अंदर जो विचार जो बनते रहते हैं वो कैसे बनते हैं कि इसके अंदर ब्रेन और हमारी जो न्यूरल प्रोसेस, मतलब ज्ञान तंतुओं की जो है तंत्रिका, उसकी प्रक्रिया, तो ज्ञान तंत्र और ब्रेन ये दोनों मिला के जो प्रक्रिया करते हैं उससे थॉट फॉर्मेशन होता है। और वो भी जो जिस प्रकार जहाँ ये थिंकिंग की प्रोसेस बनती है उस पार्ट को क्या कहते हैं, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो पूरा ब्रेन थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर जहाँ ये थिंकिंग की प्रोसेस चलती है वो इसमें जो ब्रेन के पार्ट जो इन्वॉल्व होते हैं उसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। माइंड डज नॉट फॉर्मुलेट ए सिंगल थॉट एवर। तो मन कभी भी कोई विचार को बना नहीं सकता। विचार बनाएंगे ब्रेन और उसके साथ में जो ज्ञान तंतुओं की जो प्रक्रिया है, ये दोनों मिलके विचार बनते हैं, पर मन जो है वो कभी भी विचार नहीं बनाता है। इट इज रॉन्गली प्रिज्यूम्ड दैट माइंड एंड ब्रेन आर सिनोनिमस। अब ऐसे गलत रूप से एक धारणा की जाती है कि भाई मन और ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो दोनों एक ही है या सिनोनिमस है। एक प्रकार की दोनों एक ही चीज़ के दो साइड है या दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा लोग मानते हैं। जिसको क्योंकि क्या है कि भाई इसको माइंड को या ब्रेन को क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। पर माइंड और ब्रेन दोनों शब्द के अंदर आसमान जमीन का फर्क है। When Zen pronounces no mind, no thought is the mistake we are pointing out, for even if there be mind, there can be no thought. So where is the question of no? कहते हैं कि भाई नो माइंड नो थॉट की स्थिति एक अंदर बननी चाहिए। मतलब कि जब माइंड नहीं होता है तो विचार भी नहीं होगा। पर ये कहते हैं कि ये एक गलत एक बात ये यहाँ पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि माइंड होने के बावजूद भी वहाँ थॉट नहीं होता है। इस तरह की स्थिति बन सकती है क्योंकि माइंड है, पर अभी माइंड कैटालिस्ट के रूप में आ गया, या माइंड जो है वो ब्रेन की प्रोसेस से अलग हो गया, तो ब्रेन बंद हो जाता है फॉर ए मोमेंट। और ब्रेन जब बंद हो जाता है तो ब्रेन की अंदर कोई विचार की प्रक्रिया ही नहीं बन सकती है। जैसे हमने देखा कि भाई इनकमिंग इम्पल्स आता है और जब वो मेमोरी पैटर्न को मिलता है तब विचार की आगे की प्रक्रिया चल। अब हम ये जो है वो इम्पल्स है उसको मेमोरी पैटर्न से मिलने ही नहीं देंगे, तो क्या होगा कि वो माइंड तो अंदर आ गया, इनकमिंग इम्पल्स के साथ में माइंड तो अंदर आ गया, पर वो मेमोरी पैटर्न को नहीं मिलेगा तो विचार नहीं बनेगा। फिर भी माइंड तो वहाँ है। तो ऐसा कहना कि भाई माइंड नहीं है तो इसका मतलब विचार नहीं है, ये गलत चीज़ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई ब्रेन नहीं है तो विचार नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, पर माइंड नहीं है तो विचार नहीं है, ये कहना गलत होगा। The brain needs to understand and grasp and therefore accumulate knowledge by creating thought forms and placing them in memory pools for instant reference. For this is the only way the thinking instrument area of the brain works, and so has to experience because of memory a past, a present and a future, and also therefore time and space. अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो
ब्रेन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प। अभी जो ब्रेन है उसको ये समझना है और उसको ये ग्राह्य करना है कि जो एक्यूमुलेट नॉलेज, जो हम विचार को हम जो इकट्ठा करते हैं और उसके कारण हम क्या करते हैं कि एक ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। विचार जो आते रहते हैं तो विचार के करते करते हम ज्ञान को इकट्ठा करते हैं और फिर इसको जिसको हम ज्ञान कहते हैं, सो कॉल्ड ज्ञान, वो कोई एक जगह के ऊपर जिसको मेमोरी पूल कहा जाता है, उसमें वो मेमोरी के रूप में उसको वहाँ डाल दिया जाता है या वहाँ वो अपने आप में स्टोर होता है। जैसे कि एक चीज़ पहली बार हम देखते हैं या सुनते हैं तो जो हमें विचार बनते हैं और विचार के कारण ज्ञान बना। अब वो ज्ञान कहाँ जाएगा? वो हमारे मेमोरी पूल के अंदर मेमोरी के रूप में वो स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा और जब फिर उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी तो वहाँ से फिर वही ज्ञान वापस आएगा और फिर वही चीज़ को हम समझ पाएंगे। For this is the only way the thinking instrument area of the brain works। तो इसी तरह ही खाली ब्रेन काम करता है, उसके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। वो विचार करेगा, ज्ञान को इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा और फिर से उपयोग करेगा। दूसरा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के पास कोई रास्ता है नहीं और दूसरी रूप से कोई वो एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ मेमोरी ए पास्ट, ए प्रेजेंट एंड ए फ्यूचर एंड ऑल्सो देयरफॉर टाइम एंड स्पेस। अब ये मेमोरी है, इसीलिए तो ये 3 काल बनते हैं हमारे अंदर, क्योंकि मेमोरी है इसीलिए भूतकाल बनना, इसीलिए वर्तमान बनता है और इसीलिए फ्यूचर बना। अगर हम ये मेमोरी का उपयोग बंद कर दे कुछ समय के लिए तो ना हमारे लिए पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है, कुछ नहीं है। तो जो सही ध्यान की जो स्थिति है, एक अंदर स्थिति बनती है, उसके अंदर मेमोरी नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को न वो पास्ट में होता है, न प्रेजेंट में होता है, न फ्यूचर में होता है और न उसको टाइम और स्पेस का भी भान होता है। क्योंकि मन है, या जिसको मेमोरी कहते हैं, मन तो कहना ही नहीं है, जिसको मेमोरी कहते हैं, उसके कारण ही टाइम का और स्पेस का हमें अनुभव होता है। मेमोरी चलती रहती है, एक डिजिटल क्लॉक है हमारे अंदर और डिजिटल क्लॉक के कारण हम जो है टाइम एंड स्पेस का अनुभव कर सकते हैं। पर जब ये चीज़ नहीं होती या इसको हम बंद कर देते हैं तो इन चीज़ों का अनुभव नहीं होता है। वही गहरा ध्यान और समाधि की स्थिति में यही होता है। माइंड नीड्स नो नॉलेज और मेमोरी पूल्स फॉर इट नोज। अब माइंड को कोई ज्ञान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि माइंड मतलब कि जो चिट्ठी अंदर चित बना, तो वो तो चिट्ठी तो ऑल नॉलेज है, उसको तो सब, उसके पास तो सब ज्ञान है, वो तो सर्वज्ञ है। तो वो चिट्ठी से अगर चित्त बनता है और वो प्योर फॉर्म में रहता है तो उसको तो सब ज्ञान है, उसको अपना भी ज्ञान है। इट नोज इटसेल्फ, वो अपने आप को भी, वो अपना क्या है वो भी जानता है। लाइक ए रेन क्लाउड इट कैन पोर प्रोफ्यूजली बट सुटेबल कंडीशन मस्ट प्रिवेल। अब जब बारिश कब होती है कि भाई जब लो प्रेशर बनता है तभी बारिश हो सकती है। बादलों में चाहे कितना भी पानी इकट्ठा होता है पर उससे पानी नीचे नहीं आता है। जब नीचे का भाग जो है वहाँ लो प्रेशर बन जाता है तो पानी जो है वो टूट के, बादल टूट के पानी सब नीचे आ जाता है। इसी तरह हमारे अंदर भी इसी तरह की एक कंडीशन बननी चाहिए। द ओरिजिनल इन्फिनाइट माइंड चिट्टी, which is the individual's mind also चित्त, is an exhaustible wisdom। अब इन्फिनाइट माइंड जो है, या जिसको हम चिट्टी कहते हैं, जिसको हम ओरिजिनल भी कहते हैं, मूलभूत, वो वही चीज़ जो है वो हमारे अंदर आके फिर वो चित्त बन जाता है और उसके अंदर इनऑक्सेसिबल विजडम है, मतलब अखुत प्रज्ञा उसके अंदर पड़ी है जो कम नहीं हो सकी। इस तरह की प्रज्ञा, ज्ञान उसके अंदर पड़ा होता है। क्लाउड दैट नोज ऑल एंड एवरीथिंग दैट नीड बी नोन इन ऑल 3 यूनिवर्सेस एंड फ्लोइंग थ्रू द टोटल ह्यूमन ब्रेन एंड नोन एज चित्त इज इक्वली कैपेबल।
अब जो ये चित्ती कि जो क्लाउड के रूप में जो चित्ती है वो सर्वज्ञान है, सर्वज्ञ है। और जो तीनों लोक में जानने के लायक जो भी कुछ है वो सब चित्त या चित्ती उसको भी जानती है। तो वो चित्त जो है वो चित्ती से बना है, तो वो इक्वल है। इसको हम चित्ती कहें या चित्त कहें, पर जो ये एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि चित्त तब कैटालिस्ट फॉर्म में होता है तभी ये बात सही है। अगर चित्त ब्रेन की प्रोसेस के साथ में मिल जाता है, मतलब कि चित्त अपने आप में प्रदूषित हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, तो फिर वो चित्त सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि फिर वो वहाँ ब्रेन की मेमोरी का के साथ में जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ ब्रेन का उपयोग होता है चित्त के साथ में, तो वो चित्त की बात यहाँ नहीं है। पर जो प्योर फॉर्म में वही है कि जो ये प्रोसेस से अलग है, कैटालिस्ट है, वो जो है वो चित्ती जैसा ही है और वो इक्वली कैपेबल है। Neither the thinking instrument area A nor the administrative and upkeep area of the brain B can create suitable conditions for the inexhaustible wisdom cloud to pour। अब जो ज्ञान का या प्रज्ञा का जो ये अखुत जो भंडार जो है, वो जो है ये चित्ती या जिसको कहते हैं ये इन दोनों से अलग है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया जो है जिसको ए कहा है, और दूसरा जो बी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अपकीप एरिया जो सार संभाल देह तंत्र की रखता है। वो दो चीज जो है वो ये विजडम का जो विजडम का ज्ञान या जिसको प्रज्ञा कहते हैं, उसको बरसने के लिए वो कोई काम का नहीं है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम का नहीं है। दूसरी कोई चीज ऐसी है कि जिसके द्वारा ही ये खुद जो प्रज्ञा है उसको हम नीचे ला सकते हैं। उसको वो क्लाउड जो है उसको हम उससे ये चीज बरस सकती है। एंड व्हेन द होल ब्रेन is taken for granted to be thinking an upkeep area, such unavoidable error has to enter and misguide the aspirant। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ए और बी है, मतलब कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और अपकीप एरिया जो है वो तो पूरे ब्रेन का बहुत कम हिस्सा है जहाँ ये चीज़ होती है। बाकी इसको ये मत समझना, ये गलती साधक कई लोग कर देते हैं कि उसको पूरे ब्रेन को ही ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या ये अपना अपकीप एरिया मान लेते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। We have also noted in the note of our earlier meeting that A is the thinking instrument area, B is the administrative and upkeep area, and C is the silent area, the holy ground। अब ये तीसरा भी एरिया जो है, क्योंकि ये तीनों मिलके ब्रेन बनता है, तो दोनों और तीसरा जो है वो जो ये जो प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा का बरसना होता है, ये क्योंकि ये साइलेंट एरिया है इसके कारण ही होता है, न कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या अपकीप एरिया। ये दोनों के कारण ये जो इनएग्जॉस्टिबल नॉलेज है वो चीज़ या विजडम है, वो चीज़ इनसे नहीं होती है, सिर्फ ये साइलेंट एरिया है इसके कारण ये हो सकती है। इट इज़ एज्यूम दैट वन फैक्टर दैट विल श्योरली प्रिवेंट the original infinite individual mind's wisdom cloud from pouring is the personal thoughts of the individual, and in that case the wisdom cloud, like the rain cloud that is carrying away by gusty winds, moves away। अब यहाँ जो है एक प्रॉब्लम ये है या एक प्रकार के एक चीज़ जो है कि जो ये ज्ञान का जो बादल है उसको बरसने नहीं देता है, और वो चीज़ जो है वो हमारे पर्सनल थॉट्स है।
तो व्यक्ति के जो पर्सनल थॉट्स है, जब तक विचार चलते रहते हैं तब वो ये जो ज्ञान की बारिश होनी है वो फिर नहीं हो पाएगी। तो ये एक इन्फिनाइट माइंड जो है, जो अंदर आना चाहता है और ये चीज़ जो है विजडम को लाना चाहती है और इसको हमारे अंदर पोर करना चाहती है, पर ये चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम विचारों के अंदर डूबे होते हैं या हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट हम जब चालू रहता है तो फिर ये चीज़ नहीं हो जाती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि भाई जैसे एक बादल के अंदर बादल होता है और जब पानी बरसता है तो एक गस्ती विंड, मतलब कि एक प्रकार की जो एक झोंकेदार जो हवा चलती है, एकदम तीव्र हवा चलती है, तो वो रेन को भी आगे ले जाती है, वो फिर रेन वहाँ बरस नहीं सकती है। ऐसा ही कुछ हमारे अंदर है कि थॉट प्रोसेस चलती है तो फिर ये ज्ञान का अवतरण नहीं हो सकता। This statement is partially right but wholly wrong, because to know the brain structure as form and quality and brain processes is very essential. Otherwise one can make very seemingly sound and wise statements which can be totally wrong. तो जो ऊपर की बात है उसको वो कहते हैं कि ये आधी सच है, इतनी पूरी सच नहीं है, क्योंकि बिकॉज टू नो द ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ब्रेन की संरचना क्या है वो जानना, और उसका जो रूप क्या है, उसकी क्वालिटी मतलब उसके गुण क्या है, और उसकी जो प्रोसेस क्या चल रही है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये जब हम जानते नहीं हैं और फिर कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ब्रेन क्या है वास्तव में वो जानना, उसकी रचना वगैरह को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो नहीं जानते तो फिर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वाइज स्टेटमेंट देंगे, ज्ञान युक्त ऐसा स्टेटमेंट देंगे और इस तरह की बातें करेंगे जो गलत होगा। The major fault lies in our school giving more importance to mind and the other to the thinking instrument of the brain। तो मेजर फॉल्ट क्या है कि एक स्कूल जो है वो माइंड को ज़्यादा महत्व देता है और दूसरा स्कूल जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा देता है। मतलब कि जो पुराना स्कूल है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जरा ज़्यादा भार देता है, उसकी कवायद करने का ज़्यादा ये भार देता है, और नया स्कूल है जो माइंड के ऊपर ज़्यादा भार देता है। The orthodox school presume and want to control the thinking instrument, and the new school presume that the mind is everything, not realizing that the brain has a part to play। अब ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ ना कुछ करता रहता है, और वो कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह बताते रहते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल कि भाई ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंटों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ओर जो है वो न्यू स्कूल वाले मानते हैं कि नहीं, माइंड इज एवरीथिंग, मन जो है वही सब कुछ है। पर वो जानते नहीं है कि भाई ये जो ब्रेन है उसका भी एक रोल है, इसका भी एक पार्ट है, और उसको ये पार्ट उसको प्ले करना है। मतलब कि कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर ब्रेन और माइंड दोनों की जरूरत। भगवान ने दो चीज़ दी है तो दोनों का इम्पोर्टेंस है ही, उसके बिना भगवान कोई बिन जरूरी चीज़ देता नहीं है। तो ब्रेन दिया है तो उसका एक पर्पज़ है, जीवन जीने के लिए ब्रेन अनिवार्य है। ब्रेन नहीं है, मेमोरी नहीं है तो आदमी जी नहीं सकता है, वो तो पशु जैसा हो जाएगा। इवन पशु के अंदर भी कुछ प्रकार की तो मेमोरी होती है। तो अगर हम मेमोरी नहीं होगी हमारे अंदर, या मेमोरी का उपयोग करना ही हम नहीं जानेंगे तो हम पशु से भी बदतर हो जाएंगे। तो ब्रेन की ज़रूरत है, विचारों की भी ज़रूरत है, मेमोरी की भी ज़रूरत है, पर साथ साथ में जो माइंड जो अंदर आ रहा है उसको समझना और उसका भी उपयोग करना, और जब न जरूर हो तो ब्रेन को शांत रखना, ये सब भी ज़रूरी है।
तो दोनों चीज जरूरी है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी और नीड ऑफ क्लिंगिंग टू प्योरिटी, गार्ड द माइंड और होल्ड ध्यान, फॉर वी मस्ट फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन माइंड एंड ब्रेन and their respective working. For if there be one single thought, however subtle, that tries to mix with the mind working, it ruins the condition necessary for the infinite mind's wisdom cloud to pour. अब यहाँ कोई ये जो प्योरिटी है, मतलब कि एक शुद्धि है, एक गार्ड मन की रक्षा की बात है और ध्यान को पकड़ के रखने की बात है, उसकी कोई संभावना ही नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो कि भाई माइंड को शुद्ध करो, उसकी रक्षा करो, ध्यान को पकड़ के रखो, ये सारी चीज़ों की कोई न ज़रूरत है न संभावना भी है, क्योंकि वी मस्ट फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। और ये दो जो है, मन और ब्रेन क्या है, उसका अंतर क्या है वो समझना है, और रिस्पेक्टिव वर्किंग दोनों किस तरह काम करते हैं। ब्रेन का काम करने का एक तरीका अलग है, माइंड का काम करने का तरीका अलग है। इफ देयर बी वन सिंगल थॉट हाउएवर सटल दैट ट्राइज टू मिक्स विथ माइंड वर्किंग, इट रूइंस द कंडीशन नेसेसरी फॉर द इन्फिनाइट माइंड विजडम क्लाउड टू पोर। अब माइंड की स्थिति बना ली है हमने, पर अगर कहीं से एक विचार भी अंदर घुस जाता है, एक सिंगल विचार अगर वो भी घुस गया, तो जो इन्फिनाइट माइंड का जो एक विजडम था, जो उतरने वाला था, जो बरसने वाला था, वो अटक जाएगा। वो जो कंडीशन बनने वाली थी वो फिर नहीं बनेगी। तो जब ये चीज़ जब हमें विजडम की ज़रूरत है और विजडम को प्राप्त करना है, तो टोटली हमें ब्रेन की एक्टिविटी को बंद कर देना पड़ता है। एक सिंगल विचार भी अंदर घुसना नहीं चाहिए, तब भी सिर्फ ये कंडीशन बनेगी और फिर ये इन्फिनाइट माइंड का जो विजडम है वो फिर नीचे उतरेगा। तो वो ये चीज़ 3B की स्थिति के अंदर ही, डायग्राम 3B है, उसके अंदर ही ये स्थिति संभवित है। और इसीलिए हम जानते हैं कि जो लोग, जैसे कि भगवान बुद्ध थे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे महात्मा या योगी पहले के थे, वो इसी स्थिति के अंदर रहते थे। और वो एक इंट्यूटिव परसेप्शन की या प्रज्ञा की भी स्थिति होती है, उसके अंदर फिर उसको ये इंद्रियों का उपयोग करके जानने की ज़रूरत नहीं होती है। उस स्थिति के अंदर उसको डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं और तब हमें पता होता है कि भाई ये कोई व्यक्ति ने ब्रेन से लिखा हुआ नहीं है, ये उसका एक्सपीरियंस जो है वो ये एक्सपीरियंस है कि जहाँ इन्फिनाइट माइंड का विजडम उसके अंदर अवतरित हुआ है और इस तरह उसने लिखा हुआ है, तो ये चीज़ बहुत ऊंची चीज़ बन जाती है। बाकी ज़्यादातर जिसको हम क्रिएशन कहते हैं तो 99% तो ब्रेन का ही होता है, और वो उसके अंदर कोई ज़्यादा कोई ये नहीं होते, क्योंकि वो तो मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी से लिया हुआ चीज़ है, और फिर वो व्यक्ति इसको क्रिएशन कह के फिर से प्रोड्यूस करेगा। वो चीज़ नहीं, जो चिट्ठी से आया है, जो विजडम है, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वो अगर अंदर आता है और फिर वो व्यक्ति उसकी बात करता है, तो वो कुछ काम की बात होती है। When the wisdom cloud pours, it amounts to seeing, hearing and understanding, but it is seeming without eyes, hearing without ears and understanding without brain processes or brain intelligence. अब जब ये विजडम का क्लाउड जब नीचे आता है, उतरता है, बरसता है, तो क्या होता है कि व्यक्ति देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, पर उसको ये इंद्रियों की जरूरत नहीं है अभी। ये आँख, ऐसा नहीं कि आँख से देखा और फिर उसने देखा, या कान से सुना और इसने कुछ सुना, या उसका ब्रेन या कोई इंटेलिजेंस अंदर काम कर रही है और उसके द्वारा उसने समझा। ये इंद्रियों की अभी जरूरत नहीं पड़ती। ये अतीन्द्रिय की स्थिति है कि जहाँ इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय बंद है,
फिर भी ये चीज़ें बनती है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है और वो समझ सकता है, पर वो सारी चीज़ें एक अलग रूप में होती है। इसमें ये पांचों इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है, और उस स्थिति के अंदर ये जो क्लाउड, विजडम का क्लाउड है, वो अवतरित होता है। The ideal condition is intuitive perception, but not as an exercise for it then become a high state of awareness, but as a permanent condition in itself. अब ये जो एक, क्योंकि न्यू स्कूल वाले ने पहले कहा ना कि भाई ये इंट्यूटिव परसेप्शन तो एक प्रकार की एक्सरसाइज है और एक्ट ऑफ अवेयरनेस, एक्टिव अवेयरनेस है, तो यहाँ इसका जवाब ये तावरिया जी देते हैं कि आइडियल कंडीशन इज इंट्यूटिव परसेप्शन बट नॉट एज एन एक्सरसाइज। वो आइडियल कंडीशन है, वो प्रज्ञा की एक स्थिति है अंदर, पर वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, न कोई एक्सरसाइज के कारण ये चीज़ बनी है। क्योंकि अगर फिर इस तरह का होता है तो ये खाली एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस ही बन जाएगा, हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ये कुछ प्रकार का एक स्टेट बन जाएगा, पर और वो जो स्थिति है वो एक परमानेंट स्थिति बन जाएगी। तो हायर स्टेट की स्थिति बन जाएगी, पर वो इंट्यूटिव परसेप्शन जो अपने आप में एक वो स्थिति है कि जिसको हमने कहा कि 3B की स्थिति है, इस तरह फिर वो नहीं रहेगा। इसलिए इसको एक्सरसाइज समझना गलत होगा। व्हाट डज दिस मीन? बट वन शुड बी इन दिस स्टेट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फॉर थिंग्स टू हैपन। मतलब कि व्यक्ति को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहाँ बिना अपेक्षा घटनाएं बनती रहती है। अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, ये एक स्थिति ऐसी बन गई कि यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर छठा फिर भी ये चीज़ें सारी बनती रहती है। तो ये एक बहुत ऊंची चीज स्थिति है जो गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति बताई है, उसके अंदर की इस तरह की एक स्थिति है। अब वो कुछ इच्छा नहीं करता है, वो ऐसा भी नहीं कहता है कि मुझे जगत का कल्याण करना है। जब नेचर को उसका उपयोग करना होगा तो वो इन्वॉल्व होगा जगत का कल्याण के लिए, बाकी वो खुद नहीं सोचेगा या एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे जगत का कल्याण करना है, क्योंकि फिर ये मैं आ जाएगा अंदर कि मुझे जगत का, तो मैं आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो इस तरह खुद कुछ इनिशिएटिव नहीं लेता है, पर जब नेचर उसको प्रेरित करती है या नेचर उसको इन्वॉल्व करती है अच्छे काम के लिए या भलाई के लिए, तो फिर वो व्यक्ति इस तरह का काम करेगा। और फिर इस तरह कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी व्यक्ति की प्रेजेंस में घटनाएं अपने आप में बनती रहती हैं। अगर आपने कोई ऐसे संत का, महान व्यक्ति का अनुभव किया हो तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस वहाँ है, उसकी प्रेजेंस है और बहुत सारी एक अद्भुत घटनाएं बनती रहती है। एक बैलेंस होता है वहाँ चीज़ों का, जो कुछ घटित होता है तो एक हार्मनी के अंदर होता है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो योगी ऐसा है कि जिसके अंदर अपने अंदर एक हार्मनी है, तो चीज़ें जो घटित होगी वो सब घटनाएं एक हार्मनी के अंदर होगी, परिस्थिति इस तरह की होगी। तो ये एक बहुत अद्भुत बात होती है। To put it in mere simple language, it is a condition of a photographic plate or film. तो ये कंडीशन किस तरह की है, जैसे कि यहाँ कोई घटना है, घटती रहती है, उसको इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक एग्जांपल देते हैं कि भाई पहले के ज़माने में जो फोटोग्राफी करते थे तो बहुत पहले प्लेट का उपयोग करते थे, बड़े बड़े कैमरा होते थे और उसके अंदर प्लेट होती थी, और प्लेट के ऊपर फिल्म मतलब प्लेट के ऊपर जो पिक्चर था वो आ जाता था। उसके बाद में फिल्म आई, जो रोल होते थे फिल्म के रोल वो आ गए, और अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, न प्लेट है न फिल्म है, कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। What it has in fact is nothing besides its inherent quality we call the chemical surface to receive a picture.
तो ये जो प्लेट होती थी पहले, उसके ऊपर क्या होता था कि उसकी एक केमिकल सरफेस होती थी कि जिसके द्वारा वो पिक्चर को रिसीव कर पाता था, और ये उसकी एक इनहेरेंट क्वालिटी थी उसके अंदर। It does nothing to receive a picture, but it cannot help receiving a picture if proper conditions prevail. तो प्रॉपर कंडीशन होती है तो पिक्चर प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत कुछ होती नहीं है, और न कि कोई यहाँ मदद करना संभव है। वो जो होता है वो जैसे कि कैमरे के अंदर ये केमिकल सरफेस होता है, और उसके कारण जब उसको क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर अपने आप में आ जाता है। तो इसी तरह और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये बात ब्रेन के लिए है, तो आगे वो फिर समझाते हैं इसको एक्चुअली ये क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि कैन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन बी लाइक सच ए फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म दैट इज ओनली इट्स इनहेरेंट स्ट्रक्चर डिवॉइड ऑफ एनी अदर मोटिव और एक्सरसाइज टू रिसीव द विजडम क्लाउड। मतलब कि ब्रेन की कोई आंतरिक संरचना प्रज्ञा का बादल को प्राप्त करने के लिए हेतु और प्रयत्न से मुक्त है क्या? तो जैसे कि फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो उसके वो और कुछ नहीं, एक कंडीशन होती है तो एक फोटो बन जाता है। इसी तरह ये हमारे अंदर जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है, मतलब आंतरिक संरचना है, वो ये मोटिव और एक्सरसाइज से मुक्त है, डिवाइड है, ये मुक्त है, और उससे वो जो विजडम का क्लाउड जो है वो कभी भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ ना कहते हैं, सर्टेनली नॉट ए द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और बी द एडमिनिस्ट्रेटिव द अपकीप एरिया। तो ये दो जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, मतलब ए और बी पार्ट है, इससे इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। ये विजडम क्लाउड जो है वो नीचे नहीं उतरता है, और ये बात आगे भी हमने देखी थी। अब लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। इट इज अ pity that all over the world people try to do the impossible, not knowing the intricate formation and structure of the human brain। अब ये एक दुख की बात ये है, यहाँ एक करुणा की बात ये है कि जो चीज़ जो है वो लोग समझते नहीं है, ऐसी चीज़ को करने का प्रयत्न कर दे। तो ब्रेन जो है, ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका जो फॉर्मेशन है उसको वो लोग समझते नहीं। ब्रेन जो है वो उसकी बनावट जो है वो बहुत जटिल है, और उसकी जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और वो क्या है, ब्रेन क्या है, उसको समझते नहीं है, और लोग फिर साधना करते। जैसे कि कई लोग ध्यान करते हैं और ध्यान के अंदर विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, पर जब तक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एक्टिव है तब तक आप विचारों को रोक नहीं सकते हैं, और रोकना गलत होगा। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन के अंदर ये विचार की प्रक्रिया क्या है, जब तक आप ब्रेन की ये संरचना को जानते नहीं है, इसका स्ट्रक्चर को जानते नहीं है, और जो करना चाहते हैं तो वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है। द आइडियल कंडीशन all schools, teachers, preachers, religious heads, yoga and Zen teachers etc. try to bring about is in the area of the brain। अब वही है कि आइडियल कंडीशन को लाने के लिए ये सारे जो है वो जो कोई योग सिखाता है, ज़ेन सिखाता है, या कोई टीचर है, प्रीचर है, उपदेश देने वाला है, धर्मगुरु है, ये सारे लोग जो है वो आइडियल कंडीशन को ब्रेन एरिया के अंदर लाने का प्रयत्न करते हैं, पर ये संभव नहीं है। ब्रेन एरिया के अंदर स्थिति बनती नहीं है। वो ब्रेन एरिया को साइड पर करके माइंड को जब हम इसका उपयोग करते हैं तब अंदर की स्थिति बनती है। वी कॉल द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट द कंप्यूटर
that work ceaselessly and have to so work to make normal life possible, and they do not realize that there is a small vital area also of the brain we call silent area or the holy ground. तो ये ब्रेन का जो काम है, जो कंप्यूटर जैसा जो हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ब्रेन है, वो तो सीजलेसली काम करता है और उसको काम करना ही चाहिए। वो अगर काम नहीं करेगा तो जिएंगे कैसे? एक हमारे अंदर जो एक कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो एक अंदर नए नए विचार आते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नहीं ये करना है, वो करना है। अब वो चीज़ को ही हम बंद कर देंगे किसी तरह नॉर्मल लाइफ के अंदर, तो फिर नॉर्मल लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं होगी। और जो जिसको हम अध्यात्म कहते हैं या जिसको विजडम कहते हैं, अगर वो आपको प्राप्त करना है तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं प्राप्त कर पाओगे। आपको इसके लिए दूसरा एरिया जो है, साइलेंट एरिया है, उसको जागृत करना पड़ेगा और इससे काम लेना पड़ेगा। तो ये लोग जानते नहीं है कि साइलेंट एरिया जैसा कुछ है अंदर, और लोग ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ माथापच्ची करते रहते हैं, विचारों को रोकने का, उसको दमन करने का, ये करो वो करो। कई लोग उपवास करते हैं कि भाई उपवास लंबा लंबा करो तो ये विचार जो है वो, जिसको वो लोग माइंड कहते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो शांत हो जाएगा। तो कोई ये करता है, कोई वो करता है, न जाने लोग क्या क्या इसका दमन के लिए करते हैं, पर कोई परिणाम नहीं निकलता है। क्योंकि जहाँ करना है, जिस एरिया में काम करना है, और जिस तरह ये जो साइलेंट एरिया है वहाँ तक पहुँचना है, उसको जागृत करना है, वो काम कोई करता नहीं है और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ ये छेड़खानी करते रहते हैं, तो कोई परिणाम नहीं आता। उनका ये हो जाता है कि फिर आदमी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी सक्षम नहीं रहते हैं। इसका ब्रेन को इतना डल कर देता है, उनको ब्रेन के ऊपर इतना अत्याचार होता है कि कई बार व्यक्ति, बहुत सारे साधक को पागल जैसे भी हो जाते हैं, उसका मिसबिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि वो गलत जगह पर गलत काम करते हैं। तो ये साधक को सब देखना है, समझना है। और प्रॉब्लम ये है कि 99% जो है ये लैक ऑफ ट्रू नॉलेज जिसको कहते हैं, ये तो हमारा नसीब है कि ये सब तावरिया जी ये सच्चा ज्ञान छोड़ गए हैं और हमें सब समझ में आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम भी इसी तरह किसी चीज़ में लगे रहते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता। एटलीस्ट प्रॉपर ज्ञान होना और प्रॉपर गाइडेंस होना ये बहुत ज़रूरी है साधना के लिए, आगे जाने के लिए। तो यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे जो है वो दिवालियों का दिन है, तो उस दिन तो हम नहीं मिलेंगे 12 को। उसके बाद में 19 को शायद मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रणाम सर। प्रणाम जी सर, वो जो ये जो हमारे साइलेंट एरिया है जी, हाँ हाँ, तो वो फिर वो साधना से ही हमें वो मिलेगा। बिल्कुल, वो तो है ही अंदर। और ये सब का है। हाँ, वो जब धीरे धीरे करके हम एडवांस साधना की ओर जाएंगे, यही क्रिया करते 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 जब हमारे अंदर एडवांस साधना डेवलप हो जाएगी, तो फिर साइलेंट एरिया जो है वो धीरे धीरे खुलना लगेगा। अब कई जन्मों से हमने साइलेंट एरिया का उपयोग नहीं किया है, तो वो जैसे मुरझा गया है या दबा हुआ पड़ा है। फिर जैसे जैसे हम इसका उपयोग करना सीख जाएंगे, तो फिर वो और खुलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले तो ये जो तावरिया जी ने ब्रेन के जो बताया ना चार्ट, इस तरह हमें काम करना है। 242 से फिर 5221, 5221 को एस्टेब्लिश करना, और फिर उसके बाद में ये जो है ये प्रज्ञा का या विजडम का या साइलेंट एरिया का जो है उसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। इस तरह ग्रेजुअली जाना पड़ेगा। जी सर, तो ये जो हम ISM पर मतलब जो काम करने की बात हो रही है कि अपने मन को नियंत्रण में लाना। हाँ, ब्रेन को नियंत्रण में लाना, माइंड को नहीं। हाँ, ब्रेन को। हाँ, तो वो ISM केंद्र को धीरे धीरे इसके ऊपर काम करते करते फिर एक पॉइंट के ऊपर ISM भी बंद हो जाएंगे, वो साइड पर हो जाएंगे, और फिर आगे की साधना हो पाएगी। वो 3AB की 3B की साधना फिर आगे होती है। और ये सर शारीरिक जो परिवर्तन कुछ आता है, कुछ
हाँ। अनुभूतियां होती हैं, हाँ। इन सबको देखते जाना है बस। बस इसको देखते जाना है, उससे ज़्यादा उसमें लिप्त नहीं हो जाना है, या उससे कोई अंदर गर्व नहीं आ जाना चाहिए। ये एक सब, जैसे एक ट्रेन गुजरती है तो बहुत सारे स्टेशन आते हैं, कोई स्टेशन गंदा होता है, कोई स्टेशन बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है। इस तरह ये अंदर से ये यात्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें अंदर से निकलेगी, तो उसको इस तरह हमें ये करना है, इसे गुजर जाना है सिर्फ। ठीक है। जी जी सर जी, जो हम जो साधना कर रहे हैं और रिफाइनरी और ये फेज मतलब ये सब अपना करते जाए, हाँ। और जिस तरह से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो फिर हम उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि इस जन्म में ही हो जाएगा, क्योंकि हमने अंदर कितना कचरा इकट्ठा किया है, कितने हमारे अंदर मेमोरी पैटर्न इस तरह की है, इन सारे सबको साफ करना तो वो कोई एक जन्म में हो जाता है ऐसा नहीं है। इसके लिए लंबा समय चाहिए, पर हमें कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर इस जन्म में ये सारी चीज़ें हम करते जाएंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट जन्म में भी ये चीज़ें हमें करने को मिलेगी, और फिर इस तरह 1 2 4 जन्म हम करते जाएंगे तो कोई एक स्थिति फिर अंदर बन पाएगी। जी सर जी सर। ओके, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, तो दिवाली की सबको शुभेच्छा। हमारा नया साल अच्छा गुजरे, और हाँ हाँ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, और नए साल में हम ज़्यादा सब प्रगति करें, इस तरह सबको शुभेच्छा। हैप्पी दिवाली। हाँ हाँ सब साधकों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हाँ, चलिए। हैप्पी दिवाली दादा भाई। हाँ, हैप्पी दिवाली उषा मैम। थैंक यू। चलो, सबको हैप्पी दिवाली सर। हाँ हाँ, हैप्पी दिवाली। ओके।